नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां कालीचरण विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो वही सीएम योगी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सतीश महाना, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां आज सीएम योगी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कालीचरण विद्यालय परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर आज लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो इस दौरान सतीश महाना, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी और सुरेश खन्ना भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस वक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा? देखिए, 10:30 बजे कार्यक्रम होना था। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और खास बात है कि लखनऊ से जुड़े जो सभी नेता हैं, चाहे वो नीरज बोरा हो, उनके बेटे हैं वो, इसके आशुतोष टंडन, इसके अलावा लखनऊ से जुड़े यानी कि जो सरजमीन है लखनऊ की, क्योंकि यहाँ से पुराना नाता रहा है लालजी टंडन का, उनकी जयंती पर आज इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। लालजी टंडन कई बार के सांसद रहे हैं लखनऊ से, और परंपरागत सीट जिसे लखनऊ जैसे सीट जिसको भाजपा के खाते में हमेशा पहुंचाया गया, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान लालजी टंडन का माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये सांसद हुए, कई बार के सांसद हुए। इसके बाद अटल बिहारी से, जब अटल बिहारी को इन्होंने ऑफर किया इस सीट पे, तो अटल बिहारी यहाँ पे कई बार सांसद हुए। तो जाहिर तौर पर लालजी टंडन का पुराना नाता है लखनऊ से, और उसके राज्यपाल होने के बावजूद वो लखनऊ के छोटे मोटे कार्यक्रमों में पहुंचते थे। यहाँ पर के जो लोग हैं वो इनसे कनेक्टेड रहते थे, और खासकर होली में लालजी टंडन आम लोगों के साथ मिलकर होली खेलते थे। तो उनका टंडन जी का लखनऊ से एक पुराना नाता है। यही वजह है कि आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और खास बात यह भी है कि एक तरफ नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, लोग नामांकन कर रहे हैं। ऐसे में इनकी प्रतिमा का अनावरण लोगों को जरूर याद रहेगा। लालजी टंडन का लखनऊ से जो जुड़ाव था उसको लोग जरूर याद करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में कई जो मंत्री हैं वही पहुंचेंगे, ब्रिजेश पाठक भी पहुंचेंगे, और इसके अलावा जो भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल तौकीर, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई थी यहाँ पर, और जो कालीचरण कॉलेज है यहाँ पर ही इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। यानी कि जो क्षेत्र है लालजी टंडन का, उसी क्षेत्र में कॉलेज आता है जहाँ के निवासी थी लालजी टंडन, चौक के रहने वाले थे, और चौक ही क्षेत्र में ही ये कालीचरण कॉलेज है, और वहाँ पर ही इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। जरूर इस प्रतिमा के अनावरण के बाद लालजी टंडन को याद किया जाएगा। और जाहिर बात है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि लखनऊ से उनका पुराना नाता रहा, लखनऊ से उन्होंने राजनीति शुरू की और कई बार के सांसद भी रहे लखनऊ से। तो जाहिर तौर पर लखनऊ के जो लोग हैं वो एक बार फिर आज उनको याद करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ देर बाद ही प्रतिमा का अनावरण होगा। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर आज लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, यूपी में बढ़ रहे कोरोना के मामले, सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक। कई अधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद, तो कोरोना को कंट्रोल करने के निर्देश दिए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जहां यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो सीएम योगी ने अहम बैठक बुलाई है। कई अधिकारी और मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ बने हुए। तौकीर, जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब अहम बैठक बुलाई गई है, किस वक्त ये बैठक आयोजित की जाएगी?
देखिए, बैठक 10:30 बजे आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक को बुलाया गया है। कोविड से जुड़े जो सभी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़े जो अधिकारी हैं, उन सबको इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और खास बात है कि मुख्यमंत्री आज इस बैठक को ले रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो करीब 78 से ज़्यादा मरीज एक दिन में मिले हैं, यानी कि अब तक के 350 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। और पहले की गाइडलाइन पर अगर ध्यान दें तो 300 के ऊपर जिन जिलों में 300 से ज़्यादा मरीज पाए जाते थे कोरोना के, तो वहाँ पर कई तरह के दिशा निर्देश उस जिले के लिए जारी हो जाते थे। या फिर किसी एरिया में अगर इस तरह के मरीज होते थे तो उसे फिर ब्लैकलिस्ट किया जाता था और वहाँ पर खास इंतजाम बढ़ाए जाते थे। तो अब फिलहाल जिस तरह से लखनऊ में अगर 350 मरीज मिले हैं, इसके बाद माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी इसमें कई तरह के कड़े दिशा निर्देश जारी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी चेक किया जाएगा, क्या आने वाले समय में कोविड मरीजों के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है उसको कैसे रोका जाए, जो लोग आपस में मास्क को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन पहले जारी हुई, और भी कई तरह की गाइडलाइंस थी जो कोरोना के टाइम पर जारी हुई थी, क्या उसको फिर से लागू करने की जरूरत है, या फिर इस कोरोना को जिस तरह से रफ्तार उसकी बढ़ रही है उसको कैसे काबू में किया जाए, इसको लेकर आज मंथन होगा। और उसके बाद माना यह जा रहा है कि कोविड के कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी हो जाएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, रैलियां भी होंगी, लोग जो घर घर कांटेक्ट भी करेंगे एक दूसरे से। तो जाहिर तौर पर ऐसे चुनावी माहौल में कैसे इस कोरोना को रोका जाए, ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान इसकी गति अचानक से बढ़ जाए और मरीजों को एक बार अंबार फिर लग जाए, जैसे पहले समय में हम लोगों ने देखा है। तो जाहिर तौर पर आज की बैठक इंपॉर्टेंट भी मानी जा रही है और आने वाले समय में कोविड को कैसे रोका जाए इसको लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी होंगे। जी बिल्कुल तौकीर, और ये भी जानना चाहेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहते हैं, प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों का जागरूक रहना बेहद जरूरी है। देखिए, अभी कुछ ऐसे कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए और ना ही अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन आई है कि जिस तरह से पहले हमने देखे थे नियम बनाए गए थे कोविड काल में, वैसे नियम अभी फिलहाल नहीं बनाए गए। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद कुछ ऐसे निर्णय जरूर लिए जाएंगे जिसमें मास्क जरूरी हो सकता है एक बार फिर, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है और जो अस्पतालों में जो जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा कि किस तरह से कोविड की जांच के लिए वहां पर भरपूर इंतजाम किए जाए अस्पतालों में। खासकर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर कड़े दिशा निर्देश जारी होंगे कि वहां पर इंतजाम किए जाएं, बेड्स रिजर्व किए जाएं, कोविड के जो डेडिकेटेड जो रूम्स बनाए गए थे वो बनाए जाएं, यानी कि तैयारी पूरी रखें, क्योंकि जिस तरह से पहले महामारी आई और वहां पे लाखों लोगों की जान गई थी, ऐसे में इस तरह के हालात फिर से ना बने, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। और जो लोग हैं, अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है, खांसी जुकाम जैसे अगर लक्षण उसके अंदर हैं, तो वो अपना अस्पताल में जाके आसानी से कोविड की जांच करा सके, इस तरह के इंतजाम आज बनाने जाने के निर्देश जारी हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब आने वाले समय में लोगों को जागरूक होने का पड़ेगा, सरकार का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, अब उसको खुद से ही इस तरह की अपने अंदर जागृति लानी होगी कि जिस तरह से लोगों ने देखा पहले महामारी ने यहाँ पर किस तरह से लोगों की मौत हुई है, ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे से बचना होगा, एक गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसको भी अपनाना होगा। जी बिल्कुल तौकीर, और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे, बीते दिन भी देश भर में कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल देखने को मिला, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार अभी कुछ जगहों पे हमने देखा कि मॉक ड्रिल हुई है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े थे पिछले कोविड काल में, अगर उस तरह के हालात होते हैं तो अभी लगता है कि उस तरह से अस्पताल तैयार नहीं है, क्योंकि कई प्राइवेट अस्पतालों को भी उस समय डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाना पड़ा था, उनको भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर अभी कई अस्पतालों से इस तरह का तमगा छिन चुका है, वो कोविड हॉस्पिटल्स नहीं रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी तादाद में उन हॉस्पिटल्स को फिर से सर्वे कराना होगा कि कौन से जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो कोविड के लिए तैयार हैं, उनके अंदर पर्याप्त इंतजाम है। तो इस तरह के अस्पतालों को चिन्हित करना होगा। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है वहां पर किस तरह की कमियां हैं उनको दूर करना होगा। डॉक्टर्स की जो कमियां हैं या डॉक्टर्स की जो तादाद है, इसको लेकर भी देखना होगा कि कोविड को लेकर कितने डॉक्टर्स नियमित रूप से होने चाहिए, तो उसको लेकर भी एक डेटा तैयार किया जा रहा है फिलहाल अभी सरकार की तरफ से। और यानी कि अब आने वाले समय में, यानी कि 2 से 4 दिन में कई तरह के दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं और ये भी माना जा रहा है
कि अब की जो बैठक हो रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद से कोविड को लेकर जरूर अलर्ट जारी होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ लखनऊ की बात की जाए तो 378 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, एक दिन में 78 मरीज मिले हैं। यानी कि संख्या की जो बढ़ोतरी है, अगर ये 500 के पार होती है, 1000 के पार होती है, तो इस पे रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाएगी। अगले 2000 होने में बहुत कम समय लगेगा। तो ये मानकर ही सरकार काम कर रही है और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। खासकर ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी लगातार छापेमारी की जा रही है अस्पतालों में, और जो वहां की व्यवस्थाएं हैं उसको चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, क्या गाइडलाइंस जारी हो पाती हैं या फिर लोगों को जागरूक किया जाता है। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 16 दिनों के भीतर अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। कई घंटों की कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया है। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा है और उसने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिसकर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से एक बार फिर से अतीक को जो है प्रयागराज लाया जा रहा है, और ऐसे में अब अतीक का बयान भी सामने आया। अतीक का कहना है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। जी जागृति, बता दें आपको कि अतीक अहमद जब जेल से निकला है तो उसने मीडिया को बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी कराई जा सकती है, मगर उसके बावजूद उसको साबरमती जेल से फिर प्रयागराज लाया जा रहा है। तो ऐसे में अतीक अहमद को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है और बाहुबली की आंखों में एक बार फिर से मौत का खौफ दिखाई दिया। और ऐसे में अतीक अहमद का ये बड़ा बयान था कि उसे मारने की साजिश रची जा रही है और अतीक अहमद को आज प्रयागराज लाया जाएगा। और उससे आपको एक अहम जानकारी बता दें कि अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से पहले आज ईडी की टीम प्रयागराज पहुंची है और साथ ही अतीक के कई करीबियों के घर एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गुरुपुर फरदान जो कि बजिया गांव धूमनगंज क्षेत्र में है और लूकरगंज में, और अतीक के प्रीतम नगर स्थित वकील खान सौलत हनीफ के घर पे भी छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। जी बिल्कुल सैयद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक जो है अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। जी, आज अतीक अहमद को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण 3 से 4 घंटे गाड़ी बनाने में लगे, जिसके कारण अतीक अहमद को आज जहां 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, मगर अतीक को आने में थोड़ा विलंब होगा, जिसके बाद अतीक अहमद को आज नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, जिसके बाद अतीक अहमद को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे सैयद, कल कोर्ट में जो है पेश किया जाना है, किस वक्त इस मामले पर सुनवाई होगी। जी बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बी वारंट जारी कराकर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की मांग है और साथ ही पुलिस 14 दिनों की रिमांड भी मांग सकती है अतीक अहमद की, अगर उनके भाई अशरफ और अतीक की दोनों को यहाँ लाया जा रहा है और पुलिस जो सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद रिमांड की मांग करेगी। अगर रिमांड पुलिस को मिलती है तो इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अतीक को एक बार फिर साबरमती से प्रयागराज लेकर आया जा रहा है, जहां कल उमेश पाल हत्याकांड मामले पर सुनवाई होनी है। तो वही इस बीच अतीक का बयान भी सामने आया। अतीक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसे जान का खतरा है और साफ तौर पर अतीक का यह भी कहना है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। हालांकि फुल सिक्योरिटी के बीच अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों, लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का विक्रय, नगर पंचायत महिलाबाद में 10 नामांकन पत्र विक्रय हुए। तो वही आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की बिक्री की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रही है। अध्यक्ष के लिए एक सभासद के 9 नामांकन पत्र बिके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां
निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। तो चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का विक्रय जारी है, लगातार नामांकन किए जा रहे हैं। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब निकाय चुनाव के लिए नामांकन जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया जारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए जागृति, नामांकन के लिए बहुत सुचारू व्यवस्था चल रही है और नगर निगम दफ्तर सामने में मौजूद इस समय 684 जो है सभासद के कल नामांकन हुए थे, जो लिए गए नामांकन पत्र, और 5 मेयर के लिए गए थे और 54 नामांकन पत्र जो है टाउन एरिया कमेटीज दिए गए। तो कुल मिला के है कि जिस तेजी से ले रहा है, लेकिन अभी पार्टियों ने जो है अपना नहीं शुरू किया है। तो जो पार्टियों की जब तरफ से नामांकन नहीं मिलेगा तब तक सिंबल, तब तक कैसे होगा? अभी सब निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, अब कांग्रेस ने सबसे अगुवाई करते हुए 15 प्रत्याशी घोषित करे हैं। तो जिसमें यहाँ के जो है इस्माइलगंज फर्स्ट से मुकेश सिंह और गोमती नगर कौशल पांडे और लाला राजपाल शैलेंद्र तिवारी सहित 15 लोग शामिल हैं। तो इससे क्या है, एक तो समस्या नई शुरू हो गई, कल एक याचिका और हो गई हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रैपिड सर्वे को लेकर के। तो उस याचिका के बाद अब जो है एक बार फिर सवाल उठने लगे तमाम तरह की कि आगे क्या होगा। ये शाहजहांपुर के हैं नईम अहमद, उन्होंने कटरा नगर पंचायत के खिदमत किया है और उन्होंने कहा कि जो सर्वे पिछड़ा वर्ग का सर्वे है वो गलत था और रैपिड सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट ने जो है इसको कहा है अगले महीने सुनवाई, 4 हफ्ते का टाइम दिया है। तो 4 हफ्ते के टाइम से बाद जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब पता चलेगा क्या होगा, लेकिन तब तक चुनाव प्रक्रिया काफी आगे बढ़ जाएगी। अब नगर निगम में अभी सुबह 11 बजे से नामांकन शुरू होगा और नगर निगम दफ्तर 3 बजे तक नामांकन खुला रहेगा। 3 बजे के बाद आम लोगों के काम किए जाएंगे। जहां तक प्रशासन मुस्तैद है पूरा, मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो भी आ भी गए हैं, जो नामांकन पत्र के लिए यहाँ लाइन लगे हुए हैं, और बाकी जो है अन्य केंद्रों पे भी लखनऊ में जो 5 केंद्र खोले गए हैं वहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। जी जागृति। जी बिल्कुल, टीएन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रत्याशी जो है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो है मामले पर सुनवाई भी होनी है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के भी, और ऐसे में क्या निकाय चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है इसका? अब निकाय चुनाव पे जाकर इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 4 हफ्ते बाद हाईकोर्ट ने डेट सरकार जवाब मांगा है, तब तक ये प्रक्रिया काफी कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो एक अकेली सीट पर पड़ेगा, जिस सीट के लिए प्रत्याशी ने जो है ये अपना आपत्ति जाहिर की है। बाकी अन्य प्रक्रिया पर पूरे प्रदेश में ऐसा चुनाव चलता रहेगा, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। कांग्रेस ने 15 पार्षदों की लिस्ट जारी की है। 15 पार्षद प्रत्याशियों ने 7 महिलाएं शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि सरोजनी नगर प्रथम वार्ड से सीमा पाल, रामजी लाल नगर से गिरीश मिश्रा प्रत्याशी, वहीं गोमती नगर वार्ड से कौशल पांडे को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि लाला लाजपत राय वार्ड से शैलेंद्र तिवारी को टिकट मिला है। गुरुनानक वार्ड से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। तो इस्माइलगंज प्रथम वार्ड से मुकेश सिंह चौहान, महाराजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड से सुषमा भार्गव को टिकट दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां कांग्रेस ने 15 पार्षदों की लिस्ट जारी की है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं महरा की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बिखरी हुई कांग्रेस को एक बार फिर से एकजुट करे, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ जितने भी मनमुटाव हैं वो भी दूर किए जाएं। लेकिन बात ये भी सत्य है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में पटरी न बैठ पाने के कारण पीसीसी, एएसआईसी और सदस्यों की नियुक्ति, नगर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हुई है। इन हालात में आला कमान प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा नहीं कर पा रहा है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गया। योगेश, इस तरह से कांग्रेस में एक बार फिर से जो है अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी?
जी बिल्कुल जागृति, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार गुटबाजी बनी हुई है और इसको लेकर कर्ण मेहरा लगातार कोशिश कर रहे हैं। और तिलकराज बैड और प्रीतम सिंह के साथ साथ अब एक और बात सामने आई है कि जो द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक है मदन बिष्ट, उन्होंने भी अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजार जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये जो अतिक्रमण है मजार के नाम पर, ये पूरे प्रदेश में जहां पर भी है इन सबको हटाया जाएगा। तो कांग्रेस के विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान का समर्थन किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में अगर बात करें तो दो तरह की दुविधा में फंस गई है। एक, जो भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर लगातार मुद्दे उठा रही है और अतिक्रमण जो हो रहे हैं, अतिक्रमण में से विशेष तौर पर जो मजारों को लेकर अतिक्रमण हो रहे हैं और वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको गिराने की बात, उनको हटाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। और इसको लेकर कर्ण मेहरा ने कहा है कि हम इस पर कोई बयान देंगे नहीं, उनका स्टैंड है कि हम इससे तटस्थ रहेंगे। और इसमें साथ में एक और खास बात है, कर्ण मेहरा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है प्रदेश के प्रवक्ताओं को कि इस पर होने वाले डिबेट्स में भी शामिल ना हो। तो उत्तराखंड में कांग्रेस दो तरह की दुविधा में फंस गई है। एक अंदरूनी कलह जो लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर अब एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो हाईकमान है वो उत्तराखंड में पर्यवेक्षक भेजने वाले हैं, ताकि ये समझा जा सके कि बात कहां पर बिगड़ी हुई है। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर और जो अतिक्रमण की बात हो रही है उन पर बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी तो कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि इस मुद्दे पर किस दिशा में जाया जाए, इसके समर्थन में जाया जाए, इसके विपक्ष में जाया जाए, इस पर मौन साध लिया जाए, बात ना की जाए, मीडिया में इस पर किस तरह के रिएक्शन दिए जाए। तो इस पर कांग्रेस में दो विचार खुलकर सामने आते हुए दिख रहे हैं। कर्ण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता और अब तो विधायक भी कुछ कह रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड में अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक लाइन के तौर पर भी सीधा में अंदरूनी विवाद लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो प्रदेश में जिला अध्यक्षों की और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कई सारे विधायकों और कई सारे बड़े नेताओं को कहना है कि हमसे इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, इसीलिए उन्होंने इसको तर्कसंगत नहीं ठहराया है। और क्षेत्रीय और जातीय राजनीति को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ये इन सब समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर बात हुई, तिलकराज बेहड़ ने इस पर ये सवाल भी उठाया है। हालांकि कर्ण मेहरा उनसे जाकर कल मिले, अचानक मिले, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। इसके बाद भी तिलकराज बेहड़ का कहना है कि पिछले 20 सालों में जो मेरे कांग्रेस ने सम्मान दिया है उसमें अब मुझे कमी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां चार धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, यात्रा की चर्चा को लेकर सीओ सिटी टूही मंडराल ने होटल मालिक ऑटो विक्रम यूनियन के मालिकों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीओ सिटी टूही मंडराल ने सभी से आपसी समन्वय से चार धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। बता दें, ऑटो विक्रम चालकों और होटल व्यवसायियों यातायात प्लान को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह से अब जो है होटल चालकों और के साथ जो है ये बैठक की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, आपको बता दें उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिन दिन जो है शेष बचे हैं। हालांकि इसको लेकर शासन और प्रशासन द्वारा लगातार जो तैयार है चारधाम को लेकर वो पूरी की जा रही है। और इसके साथ ही हम अगर बात करें तो हरिद्वार में भी जो पुलिस के द्वारा जो होटल व्यापारी है या फिर ऑटो जो चालक है उनके साथ भी जो है बैठक की गई। उनको भी बताया गया कि जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है तो कहने के आपसी भाईचारे के साथ ही जो चारधाम यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराए। हालांकि अगर हम बात करें तो अब तक जो है 12 लाख से ज्यादा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं, जिसको लेकर पर्यटन विभाग भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड केदारनाथ की जहां पर जो है अब एक घंटे के स्लॉट में जो है यात्रियों को जो है टोकन के जरिए दर्शन किए जाएंगे, जिसको लेकर पर्यटन विभाग को इसकी पूरी जो जिम्मा है उनको सौंपा गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जो है पर्यटन विभाग को जो है जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ वहां पर भी जो है होटल व्यापारियों के संचालकों के द्वारा जो है धंधा दिया जा रहा है, उनका जो विरोध है उनके द्वारा जता रहा है। वो साफ तौर पर उनका कहना है कि ऑफलाइन
जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इसको भी जो है सरकार बंद कराए। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से यात्रियों की जो सीमित जो संख्या है उसको भी जो है हटाया जाए। तो अगर इस तरह की शर्तें सरकार अगर वापसी नहीं लेते हो तो उनके द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दिया गया होटल संचालकों के द्वारा कि जो है 22 तारीख से होटलों को बंद रखा जाएगा। ऐसे में उनका धरना फिलहाल अभी भी रुद्रप्रयाग में जारी है, जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही है कि जिस तरह से यात्रियों की जो संख्या वो सीमित की गई उसको सरकार वापस ले। और साथ ही सरकार का ये कहना कि चारधाम यात्रा को लेकर जो पूरी तमाम जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है, ताकि जो भी यात्री उत्तराखंड में पहुंचे उनको किसी प्रकार की भी जो है परेशानी का सामना जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 197 पहुंच चुकी है और ऐसे में देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देहरादून में बीते 24 घंटे में 62 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 108 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 197 पहुंच चुकी है और ऐसे में देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में देहरादून में 62 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।